फाइन क्लासेस ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग है। पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाने की भी सलाह दे सकते हैं। देखिए, ये छोटा सा प्रश्न कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में बताइए। तो जान लेते हैं कि ये क्या था। 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में यूरोप में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई। इस ऐतिहासिक घटना ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यानी कि जितने भी शिक्षित और अभिजात वर्ग के लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यह घटना थी यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ ही पश्चिम यूरोप के अनेक देशों के लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ये लोग प्राचीन यूनानी क्रांतिकारी के प्रति विशेष सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन एकत्रित किया और युद्ध भूमि में लड़ने भी गए, जहां सन 1824 में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। अंततः सन 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार टर्की को यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देनी पड़ी। देखिए बच्चों, आगे हम एक प्रश्न देखेंगे। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। जो फ्रांसीसी क्रांति थे, उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिससे लोगों के बीच सामूहिक पहचान और का भाव पैदा हो सके। तो देखते हैं उत्तर। फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा लोगों में एकता और संगठन बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए गए। फ्रांस की क्रांति सन 1789 में शुरू हुई। ये बच्चों पॉइंट नोट कर लीजिएगा और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। 1789 में। जल्द ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाने रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ यानी कि जो कहते हैं हम लोग गाने या लोकोक्तियाँ कहते हैं, रची गईं और शपथ भी ली गई और शहीदों के गुणगान भी गाए गए। यानी क्रांति के समय में जितने भी शहीद हुए थे, उनके गुणगान गाए गए कि हाँ, ये लोग हमारे यहाँ हमारे हित के लिए लड़ते हुए अपने जान की आहुति दे दिए। अगला काम क्या हुआ कि अलग अलग बोलियों के स्थान पर पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, कि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया फ्रेंच भाषा पे। उसके बाद क्रांतिकारियों ने सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया और सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। इसके बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और नाप तोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी कि अगर अपने ही देश में आयात और निर्यात करना हो
तो इसके लिए कोई शुल्क, अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता था। और साथ ही अपने देश में हर कोने पर उन्हें एक समान नाप तोल की व्यवस्था मिल गई। जैसा कि पढ़ाया गया था, पिछला वीडियो पढ़ा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, बताया गया था कि नाप तोल की अलग अलग व्यवस्थाएं चलती थी, जिसके वजह से जो व्यापारी थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वो हटा दिया गया। और क्या किया गया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कदम थे जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा उठाए गए थे लोगों में एकता और संगठन बनाने के लिए। देखिए बच्चों, एक और प्रश्न देखते हैं, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था? फ्रांस की क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि अमूर्त विचारों को प्रकट करने के लिए किया। कुछ कलाकारों ने का प्रयोग एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी किया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई, ताकि लोगों के मस्तिष्क में एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद बनी रहे। इसी तरह से जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को रूपक माना गया। उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बलूत वृक्ष वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये थे मारियान और जर्मेनिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया, चरण और महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए बच्चों, जर्मनी का एकीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक किया गया। यहाँ जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के चरण और महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। तो देखिए बच्चों, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के मध्य से ही शुरू हुई और 1871 में पूरी हुई। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य युद्धों और राजनीतिक चालों का इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जर्मन राज्यों को एक राष्ट्र में एकजुट किया गया। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। जैसे 1848 की क्रांति। 1848 में उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाओं ने जर्मनी में जोर पकड़ा। फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत संवैधानिक जर्मनी का निर्माण करना था। हालांकि यह प्रयास विफल रहा, क्योंकि राजाओं और सेना ने इस आंदोलन को दबा दिया। दूसरा चरण था ऑटो वान बिस्मार्क का उदय। 1862 में ऑटो वान बिस्मार्क को पर्शिया का चांसलर नियुक्त किया गया। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ और यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति और कूटनीति इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि कूटनीति सबसे बड़ी हथियार होती है किसी कार्य को पूर्ण करने में। तो इसीलिए बिस्मार्क ने कूटनीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। तीसरा चरण है डेनमार्क के साथ युद्ध। 1864 ईस्वी में पर्शिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर स्लेस्विंग और हॉस्टिंग के युद्ध में
पर्सिया की जीत हुई और इन क्षेत्रों पर पर्सिया और ऑस्ट्रिया का संयुक्त शासन स्थापित हो गया। चौथा चरण ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, जो कि 1866 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क ने जानबूझकर ऑस्ट्रिया को जर्मनी के एकीकरण में बाधा के रूप में देखा। 1866 में पर्सिया ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया और उसे हराकर उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना की। पांचवा चरण था फ्रांस के साथ युद्ध, जो कि 1870 से 71 के बीच में हुआ। बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ एक युद्ध की योजना बनाई ताकि दक्षिणी जर्मन राज्यों को भी एकीकरण में शामिल किया जा सके। 1870 में फ्रैंको पर्सिया युद्ध छिड़ गया, यानी फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें पर्सिया की निर्णायक जीत हुई। और छठवां और सबसे अंतिम चरण था जर्मन साम्राज्य की स्थापना। फ्रैंको पर्सिया युद्ध के बाद, यानी फ्रांस और पर्सिया के युद्ध के बाद 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। डेट याद रखिएगा बच्चों, 18 जनवरी 1871 को। और कहाँ पर? तो वर्साय के महल में विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार बिस्मार्क की कूटनीति, पर्सिया की सैन्य शक्ति और युद्धों के माध्यम से जर्मनी को एक एकीकृत राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? उत्तर देखिए बच्चों, नेपोलियन, जिसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था 1804 का नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। जैसा कि कई स्रोतों में बताया गया है, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकारों को भी सुरक्षित किया। इसके अलावा नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधारों जैसे केंद्रीयकृत शासन और स्थानीय सरकारों का पुनर्गठन और शिक्षा प्रणाली में सुधारों के माध्यम से भी शासन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं नेपोलियन द्वारा किए गए प्रमुख बदलावों में क्या क्या शामिल हैं। सबसे पहला है नेपोलियन संहिता, जो कि 1804 में आया था। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। दूसरा है केंद्रीय प्रशासन। नेपोलियन ने प्रशासन को केंद्रीकृत किया, जिसमें स्थानीय सरकारों को समाप्त करके प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट नियुक्त किए गए और इन अधिकारियों की नियुक्ति सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा की जाने लगी। तीसरा है स्थानीय प्रशासन का पुनर्गठन। नेपोलियन ने स्थानीय प्रशासन में भी सुधार किए, जिसमें जिलों और गांव के मेयरों की नियुक्ति सीधे केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। शिक्षा प्रणाली में भी सुधार हुआ, जैसे नेपोलियन ने शिक्षा प्रणाली में भी सुधार किए, जिनमें सरकारी स्कूलों की स्थापना और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास शामिल थे। यातायात और संचार में सुधार। नेपोलियन ने यातायात और संचार के संसाधनों में सुधार किए, जिससे व्यापार और प्रशासन में आसानी हुई। कर प्रणाली में सुधार। नेपोलियन ने कर प्रणाली को भी
सुधारा, जिससे यह अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके। शहरी नियंत्रणों को हटाना, शहरों में शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी नेपोलियन ने समाप्त कर दिया, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला। नेपोलियन के इन प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य अपने शासन वाले क्षेत्रों में एक समान, कुशल और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करना था, जो कि क्रांति के बाद के फ्रांस में आवश्यक था।